आज वैश्वीकरण के युग में सभी देश किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। वहीं कृषि क्षेत्र हर एक अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका निभाता है, चाहे वो एक देश का दूसरे देश के साथ आयात करना हो या वहीं दूसरे देश के साथ निर्यात करना हो, दूसरे देशों में जाके निवेश भी कर रहा है। सवाल ये जो आर्थिक लेन देन होते हैं, इस आर्थिक लेन देन को हम कहाँ दर्ज करते हैं, ये क्या होता है? हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन क्या होता है? इन सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भुगतान संतुलन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है? किसी देश के निवासियों और शेष के विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी कि जो एक देश दूसरे देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन रखता है, उसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन कहते हैं। चाहे भारत का आर्थिक लेन देन यूएसए के साथ भी हो सकता है, चीन के साथ भी हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है। तो ये सभी आर्थिक लेन देन हमारे भुगतान संतुलन में आते हैं। भुगतान संतुलन में दो खाते होते हैं, वैसे तीन खाते होते हैं। आज की वीडियो में हम दो खातों के बारे में पढ़ेंगे, चालू खाता और पूंजी खाता। सबसे पहले ये चालू खाता क्या होता है? चालू खाता एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तु और सेवा के निर्यात आयात तथा एक तरफा हस्तांतरण से संबंधित सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। यानी कि एक निश्चित अवधि में वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात को रखता है और एक तरफा हस्तांतरण को रिकॉर्ड रखता है। इसकी खास बात यह है कि इससे देश की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित नहीं करता। यानी कि देश की परिसंपत्तियां या देनदारियां, परिसंपत्ति मतलब आपको कुछ पैसा मिले, लेकिन इसके बदले में आपके देश की कोई परिसंपत्ति आपसे ले ले, या फिर ऐसा कोई लेन-देन हो जिससे आपके ऊपर ऋण वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो जाए, तो ऐसे लेन-देन इस खाते में नहीं होते। इसको हम समझे एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो है। यानी कि एक हाथ से हमने कुछ ट्रांज़ैक्शन किया और दूसरे हाथ से हमें कुछ सामान मिल गया। ये सभी आर्थिक लेन-देन हमारे चालू खाते में आते हैं। जैसे पहला है वस्तु का निर्यात और आयात। हम कोई ना कोई वस्तु किसी ना किसी देश के साथ में आयात भी करते हैं या निर्यात भी करते हैं। जैसे भारत यूएसए के साथ में मान लो गेहूं का निर्यात करता है और मान लो यूएसए से वो कोई मशीन का आयात करता है। तो ये किस में आ गए? हमारे वस्तु का आयात निर्यात। और वस्तु के आयात निर्यात को हम देख सकते हैं, यानी कि इसके आयात निर्यात को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए इनको दृश्य व्यापार का संतुलन कहा जाता है। इसीलिए इनको दृश्यमान या दृश्य व्यापार का संतुलन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक और होता है सेवाओं का निर्यात और आयात। जैसे टीचर पढ़ाता है वो सेवाएं, डॉक्टर, प्लम्बर, ये क्या है? हमारी सेवाएं। और इन सेवाओं को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य व्यापार का संतुलन। आई होप आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। दृश्य मतलब हम जिनको जिनको हम देख सकते हैं वो दृश्य व्यापार का संतुलन, और जिनको हम आयात निर्यात होते हुए देख नहीं सकते वो अदृश्य व्यापार का संतुलन होती है। तीसरा हमारा मुख्य जो आता है चालू खाते में, एक तरफा हस्तांतरण। नाम ही बता रहा है एक तरफा, मतलब वो सब हमारे लेन देन जो एक तरफा होते हैं। जैसे उपहार, मान लो आपका कोई फ्रेंड यूएसए में रह रहा है, आपको कोई गिफ्ट भेज दे, कैसा लेन देन है? एक तरफा। आपको तो उसको कुछ नहीं देना। मान लो हम किसी दूसरे देश में कोई पैसा दान दे दे, क्या दान देने के बाद कुछ मिलता है क्या? नहीं, वो तो हम अपनी सेवा के भाव से करते हैं। तो ऐसे लेन देन को हम क्या कहते हैं? एक तरफा लेन देन कहते हैं। तो जरा चालू खाते के घटक फिर से देख लेते हैं। पहला, वस्तुओं का निर्यात आयात, जिसको हम दृश्यमान संतुलन कहते हैं। सेवाओं का निर्यात आयात, जिसको हम अदृश्य संतुलन कहते हैं। और तीसरा, एक तरफा हस्तांतरण। ये थे चालू खाते के घटक। अब आ जाते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या होता है? ये भी बिल्कुल एक देश का दूसरे देश के साथ में या शेष विश्व के साथ लेन देन का रिकॉर्ड है। लेकिन
ये जो भी लेन-देन होते हैं, इनसे एक देश की परिसंपत्तियों या देनदारियों पर असर पड़ता है, यानी कि उनमें परिवर्तन आता है। ऐसे लेन-देन हमारे किस में चलते हैं? हमारे चालू खाते। तो पूंजी खाता का 2 चीज़ आती है, उधार लेना और देना, और दूसरा आता है निवेश। तो पहला हम देखते हैं उधार। उधार 2 टाइप के हैं। पहला है, मान लो एक कंपनी, भारतीय कंपनी है, उसने ऋण लिया किसी बाहर के बैंक से, ठीक है? तो ये किस में आएगा? उधार में। अब उधार 2 प्रकार का है, बाहरी वाणिज्यिक उधार और बाहरी सहायता। बाहरी वाणिज्यिक उधार क्या होता है? ये भारत में गैर निवासी ऋणदाताओं द्वारा भारतीय उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण है। यानी कि गैर निवासी ऋणदाताओं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो भारतीय उधारकर्ता को ऋण दे रहे हैं विदेशी मुद्रा में। तो ऐसे ऋण को हम इसमें क्या कहेंगे? बाहरी वाणिज्यिक उधार। यह ऋण बाजार की ब्याज दर पर मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ, कोई भारत देश का निवेशक है, उसको दूसरे देश में निवेश करना है, अब उसको उधार चाहिए, तो कौन सी मुद्रा में चाहिए? विदेशी मुद्रा में। उसने वहां से जो ऋण लिया, अब वो वहां की जो बाजार की ब्याज दर उस पर मिलेगा ना, तो ऐसे उधार को हम क्या कहेंगे? बाहरी वाणिज्यिक उधार। तो इस पे जो ब्याज दर होती है वो अधिक होती है। दूसरी होती है बाहरी सहायता। अब नाम में ही है, इसमें अंतर, एक तरीके का पैसा ही मिल रहा है, लेकिन इसमें ऋण रियायती ब्याजार ब्याज दर पर होता है। यानी कि ऋण में एक प्रकार का कंसेशन, रियायत मिल जाती है। ठीक है? जैसे मान लो हमारे देश में किसी टाइप की कोई फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो भूकंप और मान लो बाढ़ आने से हमें कोई दूसरा देश, विदेश की सरकार हमें कोई ऋण दे दे या हेल्प के तौर पर कुछ पैसे दे दे, तो क्या होगा? हेल्प के तौर पे जो पैसे दे दे, इसको हम क्या कहेंगे? बाहरी सहायता। दूसरा इंपॉर्टेंट है निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश। पहला है विदेशी संस्थागत निवेश, जिसको हम पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं। यह किसी परिसंपत्तियों की खरीद को संदर्भित करता है, जिसपे क्रेता को परिसंपत्ति पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। मान लो कोई विदेशी कंपनी है, उसने हमारे देश के स्टॉक खरीद लिए, क्या उसका कंपनी पर नियंत्रण हो जाएगा? नहीं। तो सिर्फ वो उसकी स्टॉक पे जो हिस्सेदारी, वही उस पे ही उसका नियंत्रण रहेगा, या उसी पर उसका हम कहेंगे एक ओनरशिप रहेगी। तो ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं? विदेशी संस्थागत निवेश। वहीं दूसरी तरफ होते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यह किसी परिसंपत्तियों को खरीदने को संदर्भित करता है, जब क्रेता परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। कोई दूसरे देश का कंपनी हमारे यहाँ क्या कर ले? निवेश करे और यहाँ पे कोई कंपनी खोल ले, तो ये निवेश कौन सा कहलाएगा? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जैसे मैंने कहा, कोई कंपनी अगर हम खोल ले या कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ खोल ले, ये क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जैसे इंडिया में इस साल इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो विदेशी निवेश 2 प्रकार का है, पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब कोई किसी कंपनी उस दूसरी कंपनी के, दूसरे देश की कंपनी के शेयर्स की खरीद करती है, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। यहाँ पे जब वह किसी कंपनी को ही खरीद रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इस पे परिसंपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में परिसंपत्ति पर नियंत्रण होता है। तो पूंजी खाते हमारे 2 आते हैं, उधार लेना, उधार देना, और दूसरा आता है निवेश। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।